नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, सोचा आज बना लूँ। तो अपने कई दिनों से यह सुनते आ रहे हैं कि भारत ने ए बैन कर दिया, भारत ने ए बैन कर दिया, और वैश्विक बाज़ार में उसकी भारी मांग है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि ऐसे कौन से मामले हैं कि जिससे भारत को कुछ चीज़ें जो भारत निर्यात करता था उसको बैन करना पड़ा। यानी कि हम गेहूं के बारे में बात करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ किसी और चीज़ की भी बात करने वाले हैं, वो हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि जब हम आज़ाद हुए थे तब हम गेहूं और अन्य जो अनाज है या फिर धान्य है उनका हम आयात करते थे। तो उस वक्त हम यूएसए से हम अपना गेहूं या फिर चावल हो वो सब भी आयात करते थे। और वो गेहूं और चावल ऐसे थे कि वो गधा भी ना खाए, भैंसे भी ना खाए, कुछ जानवर भी ऐसे गेहूं, सड़े हुए गेहूं ना खाए, ऐसी हालत हो रखी थी। इस तरह से कि अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान के गेहूं को बैन किया है वो है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के तालिबानियों ने यह कहा है कि ये जानवर कोई खाने के लायक भी नहीं है। यानी कि आज समझ सकते हैं किस तरह के गेहूं थे। और उस समय हम ऐसी हालत में थे कि हम खाने के लिए दूसरों के पर निर्भर थे। हमारे पास खेती लायक ज़मीन भी थी, लेकिन फिर भी हम दूसरों देशों से हम आयात करते थे। हमारा गेहूं हो या फिर चावल हो, और कितनी भी चीज़ें हैं वो हम आयात करते थे, और उसी के रिगार्डिंग हम अपना जीवन गुजार करते थे। तो ऐसा हुआ है कि आपको मालूम होगा कि 3 महीने के करीब होने आने वाला है, और रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी तक थमा नहीं है। तो उससे और गेहूं को क्या रिलेशन है, उसको और गेहूं के बीच क्या संबंध है, वो हमें आज जानने का है। तो आपको मालूम होगा कि उसका जो लैंड एरिया है, यानी कि उसकी जो ज़मीन है, वो गेहूं को फिट बेचती है। यानी कि जो गेहूं को जिस तरह का जो वातावरण चाहिए, जिस तरह से जो क्लाइमेट चाहिए, वो वहाँ पर फुलफिल हो रही है। यानी कि वहाँ पर उस तरह का वातावरण बिल्डअप होना, यानी कि हो रहा है, इसलिए वहाँ पर गेहूँ ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं या फिर उत्पादित होते हैं। और 30 से 33 या फिर 25 से 30% जो वैश्विक गेहूं की मांग है वो ये दोनों देश पूरी कर रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि जब हम क्या बोलते हैं, हमारा जो भारत में जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय भारत की जीडीपी विश्व की 33% जीडीपी में हमारी गणना होती थी। उसी तरह से गेहूं के निर्यात, गेहूं के आयात में आज रशिया और यूक्रेन डोमिनेट कर रहे हैं। यानी कि 25 से 30% तक का वो वैश्विक मार्केट अपने पास रखते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं उसकी इम्पोर्टेंस कैसी है। तो उसी के बीच हुआ ये कि कई सारे रशिया ने बैन लगा दिए, अमेरिका या फिर विश्व के कई सारी कंट्रियों ने रशिया पर बैन लगा दिए, लेकिन यूक्रेन पर तो कोई बैन है ही नहीं। पर यूक्रेन के जो पोर्ट है, जो भी वो आयात करते हैं या फिर निर्यात करते हैं, उन सभी पर उसने सीज कर लिया है। यानी कि वहाँ पर हमला कर दिया है। यानी कि वहाँ पर से नहीं आयात हो सकता है, वहाँ से नहीं निर्यात हो सकता है। यानी कि रोज़ का खर्चा भी आप लगा दो तो करीबन 15 से 20 सालों तक यूक्रेन अभी ठीक होने की कगार पर नहीं है। यानी कि उसका रोज़ का खर्चा ही इतना बढ़ रहा है, क्योंकि युद्ध अभी तक थमा नहीं है। तो इस ऐसी बात है। और उस समय अमेरिका हमें ऐसे गेहूं बेच रहा था जो जानवर भी ना खाए। तो हमारे जब हरियाली क्रांति हुई, उसके बाद गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, और जिस गेहूं को हम आयात करते थे उसी गेहूं को हम निर्यात करने लगे। यानी कि भारत अब इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया था। यानी कि गेहूं का निर्यात करने लगा, और उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि क्या ही बताऊँ। तो धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, और फिर हम एक ऐसी स्थिति आ गई थी 1990 के आसपास कि भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा था। यानी कि भारत जो आयात करता था उनके लिए 15 दिनों का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा था। तब आईएमएफ आया, हमें आईएमएफ ने लोन दी। आईएमएफ तो आपको मालूम होगा अमेरिका का चमचा है, यानी कि अमेरिका जो बोलेगा वही आईएमएफ करेगा। तो आईएमएफ ने बोला कि आपको लिबरल पॉलिसीज लागू करना होगा। यानी कि हमारे यहाँ
LPG रिफॉर्म हुए, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसके तहत हम वैश्विक बाजार में हम एक खुले मंच पर आ खड़े हुए थे। तो कई सारी कंपनी आई, कई सारी कंपनियों ने हमारे वहाँ निवेश किया, कई सारी हमारी कंपनी बाहर गई। तो इस तरह से ऐसा कुछ लेखा जोखा बना था। लिहाजा आगे बात करें तो उसी तरह से हम गेहूं का और फिर चावल का, कॉटन का, कई सारी चीज़ों का हम निकास करने लगे, निर्यात करने लगे। तो अभी ऐसा समय आया है कि जब रशिया और यूक्रेन जब गेहूं का निर्यात नहीं कर सकते थे, तो भारत ने गेहूं को निर्यात करना शुरू किया। और एक ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे पास गेहूं की विपुल मात्रा है, गेहूं हमारे किसान खूब पकाते हैं। लेकिन बात ही ऐसी है कि अगर भारत के साथ ऐसी स्थिति आ गई, यानी कि भारत पाकिस्तान से लड़ पड़ा या फिर भारत चीन से लड़ पड़ा, तो फिर क्या होगा? तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह तो होना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। और जिस जिस देश को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत हो, यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज ज़्यादातर, उनको गेहूं की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो डायरेक्ट प्राइवेट प्लेयर को भारत ने बंद कर दिया, यानी कि बैन कर दिया। यानी कि आप अपने गेहूं को किसी भी हालत में निर्यात नहीं कर सकते, हम सरकार को ही बेचना पड़ेगा। यानी कि सरकार चाहे तो सरकार उस देश के सरकार के साथ मिलकर, उस देश की सरकार के साथ मिलकर अगर निर्यात आयात करना हो तो वो कर सकेगा। लेकिन कोई प्राइवेट प्लेयर, यानी कि वो खानगी कोई कंपनियां है, यानी कि गेहूं का जो खानगी एक्सपोर्टेशन होता है, वो उस पर बैन लगा दिया। उसमें भी आग में केरोसिन छिलका मोदी जी ने, शुगर भी बैन कर दी, क्योंकि अमेरिका माई बाप बना हुआ था। उनको लगा था हम जो कहेंगे वही इंडिया करेगा, हम जो कहेंगे वही भारत करेगा। तो उसमें फिर आग में घी डाला और चावल भी बंद कर दिया, यानी कि राइस का एक्सपोर्ट भी बैन कर दिया। और सुनकर हंसी आएगी आपको कि जिस समय IMF अपनी उंगलियों पर हमें नचा रहा था, IMF जो बोलता था वही हमको करने पर मजबूर कर दिया था। PV नरसिम्हा राव की सरकार बिल्कुल कोलैप्स होने की कगार पर थी। उस समय IMF हम पर जबरदस्ती, हम पर कुछ जो उसकी नीतियाँ थी वो लगाने पर तुला हुआ था। तो आज वही IMF हमारे पास भीख मांग रहा है, यानी कि इंडिया को कह रहा है कि आप गेहूं का निर्यात करें, आप गेहूं का या फिर शुगर का या फिर चावल का निर्यात करने लगे, जिससे कि वैश्विक शांति बनी रहे, वैश्विक में फूड जो शॉर्टेज है वो बंद हो जाए। यानी कि आज की बारे में बात करूँ तो रोटियां है या फिर ब्रेड है या फिर बिस्किट है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गेहूं से बनती है। तो वो सभी चीज़ों पर जो महंगाई है या फिर जो बोलते हैं ना उसको इन्फ्लेशन, वो बढ़ रहा है। अमेरिका में आपने देखा है इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ा, भारत में आप देख रहे हैं किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। दूध का भाव देख लीजिए या फिर किसी भी चीज़ का भाव देख लीजिए, वो हाइक पर चल रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा ही होगा कि गेहूं के भाव कितने हाइक हो रखे थे। तो उसी बीच में ऐसा जानने को मिला है कि भारत किसी भी सरकार के साथ बातचीत करके उसके साथ हमारा जो निर्यात प्रोग्राम है वो शुरू रखेगी, लेकिन फिलहाल इसको तो बंद कर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि किसान की इम्पोर्टेंस अभी तक थी नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं था। तो जब इस गेहूं के जब प्राइस बढ़ने लगे, तब व्यापारी जो मंडी वाले थे वो घर आ कर के गेहूं ले जाते थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गेहूं का कितना भाव हो रखा होगा। तो लेकिन सरकार जो बैठी है किसान के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं सोच रही है, लेकिन पैसे देने से क्या होता है? आपने देखा कि दिल्ली और पंजाब फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं, लेकिन किस तरह से वो उसकी स्थिति हो गई है। आपने वही भी देखा कि श्रीलंका में सब कुछ फ्री में बांटने लगे, टैक्सेस कम कर दिए, तो किस तरह से उसकी हालत हो गई। और पंजाब और दिल्ली इकोनॉमिक्स कोलैप्स की कगार पर खड़े हुए हैं और इसी सरकार किसानों को पैसे दे रही है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि पैसे मत दो, लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन हमने किया है,
यानी कि जो पाक उगाया गया है उसका सही मोल लगाए तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है पैसों की। अगर आज गेहूँ 500 से 600 किला 20 किलो प्रति 500 रुपये मिल रहे हैं तो उसको बढ़ा दीजिए। मार्केट में उसकी डिमांड, यानी कि डिमांड तो बहुत सारे है, निर्यात करने लगे या फिर सरकार अपने पास रखती है तो वो ज़्यादा भाव में खरीदे। तो ऐसा कुछ सोचना होगा। पर एक तो सोचना होगा कि जिस समय हम जानवरों के खाने के लायक भी गेहूँ नहीं थे वो हम खरीद रहे थे और खा रहे थे, उसी गेहूँ को आज अमेरिका और IMF हमारे पास भीख मांग रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि युद्ध कितने दिनों तक लंबा खींचेगा और गेहूं की, चावल की और शुगर की क्या हालत होने वाली है, तो आने वाले दिनों में हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।